हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। टुडे आई विल टीच कंपोनेंट ऑफ फूड्स। ठीक है, हम लोग देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंपोनेंट ऑफ फूड में कि कौन कौन से फूड में कौन कौन से टाइप के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, इन सब की हम लोग बात करेंगे। जैसे कोरोना काल में, आजकल कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ, तो हमको कौन कौन सा फूड खाना चाहिए कि हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो, है ना, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो, विटामिन्स कौन कौन से फ्रूट्स में पाए जाते हैं, इसकी भी बात हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग दो टर्म डिस्कस करेंगे। पहला होगा क्या, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन होती एक ही जगह से स्टार्ट, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। दूसरा, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, इसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि उस तरह के मिनरल्स और न्यूट्रिशन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट इन डिफरेंट फूड्स। जो डिफरेंट फूड्स हैं लाइक पोटैटो में, जिंजर में, इन सब के अंदर या गोभी में कौन कौन से फ्रूट्स देखने, कौन कौन से फूड कंपोनेंट देखने को मिलते हैं और उसको हमको कैसे डिटेक्ट करना चाहिए, उसका मेथड भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या रोल है, रोल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, हम लोग की बॉडी के अंदर उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। और जंक फूड के अंदर कौन कौन से हार्मफुल कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसकी भी हम लोग बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आज हम लोग जो ऊपर डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन किसके कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग आगे चलते हैं अपने चैप्टर पे। देखो टर्म, देखो क्या लिखा गया है। पहला है न्यूट्रिशंस। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो लिविंग थिंग जो अपने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जिस भी चीज़ को ऑब्टेन करता है, फूड एज अ फूड सोर्स, एनर्जी के लिए, मतलब आपको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है, फूड से, है ना, किससे प्रोवाइड होती है, फूड्स। तो फूड ही को क्या कहेंगे, वो जो फूड है उसी को क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशंस। क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रिशंस बोलेंगे। न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, फूड को। तो फूड कंपोनेंट जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशंस। तो वो न्यूट्रिशन या इसेंशियल न्यूट्रिशंस कौन से फूड के अंदर पाए जा रहे हैं उसको बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। समझ में आया? तो हम लोग जो इसेंशियल फूड एलिमेंट खाते हैं या इसेंशियल फूड कंपोनेंट खाते हैं उसको वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लाइक न्यूट्रिशन किसको हो गया, न्यूट्रिशन का मतलब हो गया फूड कौन कौन सा हो गया। ठीक है, फूड, न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशनस फूड। ठीक है, न्यूट्रिशंस तो उसको बोलेंगे न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स वो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इस तरह की बात बोली जाती है ना कि ये खाओगे तो इसमें से ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन्स, यह सब हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। क्लियर? तो हम जब बात करते हैं तो बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स क्लासिफाइड होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि थ्री इंपॉर्टेंट वे है क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, पहला हो गया जो एनर्जी गिविंग फूड हो गया वो। दूसरा हो गया बॉडी बिल्डिंग, जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, मतलब इसके अंदर प्रोटीन आता है। और फिर देखेंगे क्या, प्रोटेक्टिव फूड्स। जो प्रोटेक्टिव फूड्स उसको बोलते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी बोला जाता है ना कोरोना काल में कि जिसमें विटामिन ज़्यादा हो उसको खाना चाहिए या मिनरल ज़्यादा उसको खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, तो देखिए पहले चीज़ ध्यान से सुनो, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको 3 वे में क्लासिफाइड किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिट्स। एंड थर्ड, प्रोटेक्टिव फूड्स। ठीक है, तो एनर्जी कौन कौन से फूड को खाने से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एक तरह का फ्लोटिंग सबस्ट्रेट है। तो जितना भी सबस्ट्रेट है उसको 2 वे में क्लासिफाइड किया गया है, 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। इस टर्म को आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो कि ईच और एवरी फूड और न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप। फर्स्ट इज फ्लोटिंग सबस्ट्रेट एंड अनदर विल बी प्रोटीनियस सबस्ट्रेट। ठीक है, या प्रोटोप्लाज्मिक सबस्ट्रेट बोलते हैं उसको।
तो जो फ्लोटिंग सबस्ट्रेट है उसके अंदर दो आते हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और जो प्रोटोप्लाज्मिक सबस्ट्रेट होता है उसके अंदर कौन आते हैं? उसके अंदर आएंगे आपके प्रोटीन्स। कौन आएंगे? प्रोटीन्स। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हम ये क्या कह रहे हैं, हमारे इस टर्म को समझने का मतलब समझ लो इस तरह कि जैसे हम बात करते हैं ना कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, हम कौन कौन से सबस्ट्रेट को ले रहे हैं एज अ फूड सोर्स, कौन कौन से सबस्ट्रेट को ले रहे हैं उसकी हम बात करते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि जैसे हम बात करेंगे, इसमें एक लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, कि जो भी हम लोग फूड खाते हैं, है ना, जो फूड होगा वो दो वे में क्लासिफाइड होगा। पहला होगा फ्लोटिंग सबस्ट्रेट, ठीक है, दूसरा होगा प्रोटोप्लाज्मिक सबस्ट्रेट। जो फ्लोटिंग सबस्ट्रेट है उसके अंदर दो आते हैं, कौन कौन से? इसके अंदर आते हैं, पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट। प्रोटोप्लाज्मिक सबस्ट्रेट के अंदर कौन आता है? प्रोटीन। ठीक है, मान लो, तो हम क्या कह रहे हैं, मान लो कि कोई एक फूड है, उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है और प्रोटीन भी है। ठीक है, तो जब हम उस फूड को खाएंगे तो उसमें से सबसे पहले कौन सा फूड टूटेगा फॉर एनर्जी प्रोडक्शन? सबसे पहले कौन टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद कौन टूटेगा? फैट। उसके बाद लास्ट में प्रोटीन। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे मतलब हम मान लो कि 10 बजे हमने खाना खाया, ठीक है, 10 PM पे, सॉरी AM पे हमने क्या किया? खाना खाया, 10 AM पे खाना खाया सुबह। तो 10 बजे खाना खाया तो 10 से 6 घंटे के बीच में हमारी बॉडी का जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो सब यूज हो जाएगा। मतलब 4 बजे तक हमारी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट यूज हो गया। अब जो कार्बोहाइड्रेट यूज हो गया तो अब कार्बोहाइड्रेट और भी जो स्टोर फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट होगा, मान लो 6 घंटे में, वो भी यूज हो जाएगा। मतलब 10 हो गया, मतलब 10 बजे रात में, मतलब 10 बजे रात में अब आपका वो भी फूड यूज़ हो गया। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे PM में, तो कहने मतलब क्या है कि आपने खाना खाया तो उस समय आपकी बॉडी के अंदर सभी चीज़ थी, तो आपने खाना खाया तो जो कार्बोहाइड्रेट था वो पहले यूज हो गया, फिर उसके बाद कौन यूज होगा? कार्बोहाइड्रेट यूज हो गया। तो अब स्टोर फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो स्टोर हुआ था वो भी यूज हो जाएगा 6 घंटे के अंदर। तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट पूर्ण जब कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फिर कौन यूज होगा? फैट यूज होगा। जैसे अन्ना हजारे का नाम तुम लोग सुनते हो हमेशा, अन्ना हजारे जैसे हैं, तो मान लो कि वो खाना खाए, जब अनशन करते हैं तो अनशन किए, तो खाना खाने के लिए, खाना खा के जब बैठे वो अनशन पे, तो उनकी बॉडी में सबसे पहले क्या यूज हुआ? उनकी बॉडी में सबसे पहले यूज हुआ कार्बोहाइड्रेट पहले यूज हो गया। जब उनकी बॉडी में एक दिन के अंदर कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो गया तो दूसरे दिन से क्या स्टार्ट हो गया? लिपिड और फैट। उनकी बॉडी में जो लिपिड और फैट था वो अब वो यूज होगा। लेकिन लिपिड और फैट का जो ब्रेकडाउन वो धीरे धीरे होता है, स्लो होता है, स्लो मैनर में होता है, लेकिन एनर्जी ज़्यादा निकलता है इससे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर लिपिड हो गया। लेकिन अब अन्ना हजारे मान लो 15 दिन तक भूखे हैं, है ना, 15 दिन तक भूखे हैं, तो एक दिन में तो कार्बोहाइड्रेट यूज होगा, 14 दिन तक क्या यूज हुआ? फैट यूज हुआ। लेकिन 15वें दिन के बाद उनकी कंडीशन ख़राब होने लगी, मतलब अब उनकी बॉडी का प्रोटीन यूज होना शुरू हो गया। जैसे ही प्रोटीन यूज होना शुरू होता है बॉडी में, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होंगे? उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। और नाइट्रोजनस वेस्ट जब ब्लड में इंक्रीज़ कर जाएंगे तो उसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अन्ना हजारे की डेथ हो सकती है ना। लेकिन उन्हें 15 दिन के बाद जब उनकी बॉडी का प्रोटीन यूज होने लगेगा तब। क्लियर है यहाँ पर? तो इसी टर्म को हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि कौन कौन सा फूड, जिसके अंदर कौन कौन से फूड्स होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा सोर्स है एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी है। पहला टर्म नोट कर लो, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। फर्स्ट चीज़, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एनर्जी क्यों नीड करना है हमें, एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फॉर ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर पाया जाता है, देखने को मिलता है? लाइक चपाती, ब्रेड, राइस, इडली, पोटैटो, शुगर एंड बनाना। इन सब के अंदर क्या होगा? इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट हाई अमाउंट में पाया जाता है।
क्लियर। तो जो शुगर है, शुगर एंड स्टार्च कहाँ से मिलता है? प्लांट से। प्लांट से क्या मिलेगा? स्टार्च। और शुगर भी मिलता है कहाँ से? प्लांट से मिलेगा। तो शुगर एंड स्टार्च आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द आवर फूड। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना हमेशा के लिए, चाहे वो कोई भी फूड हो, स्टार्च की बात आ गई तो वो कहाँ से आया होगा? प्लांट से। ठीक है, और शुगर भी आया होगा तो कहाँ से आएगा? प्लांट से। तो प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं ये। प्लांट प्रोडक्ट को एज हम यूज़ करते हैं फूड सोर्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट का यूज़ बस किसके लिए होता है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ही होता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कार्बोहाइड्रेट खा लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर आपका डीएनए या आपके अंदर डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं होगा। लाइक जैसे हम बोलते हैं ना कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में लड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? विटामिन। सबसे अच्छा क्या होता है? विटामिन्स। डिफरेंट टाइप के विटामिन्स खाना चाहिए। ठीक है, तो पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप के टेस्ट रखे गए हैं। ठीक है, एक होता है आयोडीन टेस्ट। ठीक है, आयोडीन टेस्ट होता है, बेंडेन टेस्ट होता है, रिएजेंट होता है सभी। इन सबको हम लोग लेके टेस्ट करते हैं। खैर इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बाद में, पहले सभी को देख लो। ठीक है, तो स्टार्च क्या होता है? देखो, शुगर हो गया सिंपल शुगर। जैसे आप लोग ग्लूकॉन डी पीते हो तो उसके अंदर ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज क्या हो गया? सिंपल शुगर। तो सिंपल शुगर वो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ सिंपल शुगर से मिलकर बना हुए हैं, पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर होते हैं। जब ये टूटेंगे तो सिंपल शुगर ही तो निकलेगा। जब ये टूटेंगे तो सिंपल शुगर में निकलेंगे। जब सिंपल शुगर जैसे जैसे आगे की तरफ निकलता रहेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो होगा क्या कि स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ ब्रोक डाउन इनटू सिंपल शुगर इनसाइड आवर बॉडी एंड ईजिली एब्जॉर्प्शन। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ स्टार्च आर राइस, व्हीट, मेज एंड पोटैटो। आपको पता ही होगा, ये पूरा ये टर्म आपको याद रखने की ज़रूरत है। आपको बताया था कि स्टार्च कहाँ से मिलता है? स्टार्च प्लांट से मिलते हैं। तो प्लांट का जितना भी प्रोडक्ट होता है, प्लांट का जो भी पार्ट आप खाते हो उसके अंदर मोस्टली स्टार्च होता ही है। लाइक राइस हो गया, तो इसमें बताया गया सबसे हाई अमाउंट में किसके अंदर होता है? तो राइस के अंदर होता है, व्हीट के अंदर होता है, मेज के अंदर और पोटैटो के अंदर हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? फैट की। फैट जैसे बटर वगैरह जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो फैट भी एक एनर्जी सोर्स के लिए हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी कौन बनाता है? फैट बनाता है। लेकिन ये इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है, ये स्लो फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करता है। इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपको बोला था ना कि जैसे बॉडी में देख लो, किसी को मान लो कंटिन्यू लूज मोशन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी बॉडी क्या होती है? वीक हो जाती है। तो उस केस में उसको बॉटल चढ़ाया जाता है, पानी का बॉटल, या उसको ग्लूकॉन डी पिलाया जाता है, या फिर उसको डेट्रोज का उसको बॉटल चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि उसकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आ जाए, इसके लिए उसको हम लोग ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाते हैं, है ना। तो फैट की हम बात करते हैं, तो फैट क्या हो गया? फैट भी एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है अपनी बॉडी के लिए। इसके अंदर हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड होता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होता है फैट के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर देखने को मिलता है। फैट की बात करेंगे तो ये प्लांट और एनिमल दोनों तरह के सोर्सेज से हमको मिल सकता है। प्लांट के अंदर जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो ईडेबल ऑयल्स होती हैं, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, ईडेबल ऑयल, जो खाने वाली जो तेल होती हैं उन सब के अंदर। तो वेजिटेबल ऑयल लाइक ग्राउंड नट ऑयल हो गया, सोया ऑयल हो गया, है ना, सोयाबीन का जो ऑयल होता है वो, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इन सब के अंदर से ये फैट देखने को मिलता है। और एनिमल के अंदर से देखने को मिलता है कहाँ से? एनिमल के अंदर जैसे फिश हो गया, फिश है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली जो फिश होती हैं उसके अंदर देख लेंगे। तो जो फिश होती हैं वहाँ से भी देखने को मिल सकता है। तो प्लांट के अंदर प्लांट के अंदर कौन कौन से? मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, है ना, इन सब से आ जाएगा, नट से आ जाएगा, इन सब एलिमेंट्स और ये इन सब से क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी वहाँ से क्या प्रोवाइड कर लेगी? फैट, मतलब जो तेल जिनसे निकलता है मोस्टली, वहाँ से उनको क्या प्रोवाइड हो जाएगा? फैट। और एनिमल प्रोडक्ट लाइक घी हो जाएगा, है ना, चीज़ हो जाएगा, बटर हो जाएगा। और एनिमल का जैसे
क्या हम किसकी बात करेंगे, एनिमल होगा तो और किससे करेंगे बात, लाइक एनिमल होगा तो हम ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल की बात करेंगे, है ना, किसकी बात करेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल, तो फिश से प्रोवाइड होता है। तो एनिमल को जो हम लोग खाते हैं तो एनिमल के अंदर हाई अमाउंट में क्या होता है, एनिमल के अंदर हाई अमाउंट में फैट एंड प्रोटीन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी बंदा बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, ओबिसिटी उसके अंदर बढ़ गई है, ओबिसिटी बढ़ जाना मतलब कि उसके अंदर फैट स्टोरेज ज़्यादा हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हाई अमाउंट में हो गया, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाएगा, तो वो ओवर वेट हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाएगा, बिकॉज फैट इज़ अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, समझ में आई बात। तो फैट उसकी बॉडी में यदि इंक्रीज़ कर गया है तो वो मोटा हो जाएगा, उसके अंदर ओबिसिटी बढ़ जाएगी, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा, ठीक है, ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा और डिफ़िकल्टीज़ बढ़ जाएंगी, आर्टरीज़ में ब्लड के फ्लो की में डिफ़िकल्टीज़ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट की बहुत सारी डिजीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को या फिर ओबेसिटी को कम करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या होता है, एक्सरसाइज। क्या होगा, एक्सरसाइज द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर ओबेसिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन क्या होता है, देखो एक पॉइंट और छूट गया थोड़ा सा, कि जंक फूड जो होता है ना उसके अंदर ऑयल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो जंक फूड होते हैं उसके अंदर हाई अमाउंट में फ़ैट होते हैं, उसके अंदर हाई अमाउंट में शुगर कंटेंट होते हैं, इन सब के अंदर होते हैं हाई अमाउंट में, और हाई अमाउंट में कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए, हाई अमाउंट में कोई भी फ़ैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए, जिससे क्या होगा, मोटापा बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीज़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जंक फूड सही नहीं होता है, एक लेवल तक ही खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं किसको, जैसे हमारी बॉडी में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स न्यूट्रिएंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक न्यूट्रिएंट्स उसको बोलते हैं जो हमारी बॉडी में मास को बढ़ाते हैं, है ना, हमारे बॉडी के अंदर चीज़ों को बढ़ाने का काम करते हैं, उसको बोलेंगे लाइक प्रोटीन्स। किसको बोलेंगे, प्रोटीन, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी में रीजनरेशन कहीं पे हो रहा है, या हमारी बॉडी में पर्टिकुलर जगह पे कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे उस सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, प्रोटीन चाहिए होगा। तो प्रोटीन ऑल्सो नोन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक न्यूट्रिएंट्स, ऑल्सो नोन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक न्यूट्रिएंट्स, एंड ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, सेल को बनाने में हेल्प करता है, सेल को बनाने में हेल्प करता है, रिपेयर मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए प्रोटीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो हमारे बच्चे हैं, जैसे हम लोग छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों के अंदर ग्रोथ होती रहती है, तो उस ग्रोथ को होने के लिए उनको हाई अमाउंट में क्या चाहिए होता है, प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन कहाँ से मिलता है, सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स कौन सा होता है, पनीर, है ना, पनीर और एग, मिल्क, ये सब काफ़ी अच्छा सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का, ठीक है। और प्रोटीन का सबसे और अच्छा सोर्स कौन सा हो गया, जैसे हम लोग प्रोटीन के लिए बोलते हैं तो ये प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों से निकलता है। प्लांट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोटीन किससे मिलता है, जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं, है ना, लाइक जितनी भी दाल होते हैं, जितने भी दाल हो रहे हैं, उन सब के अंदर प्रोटीन कंपोनेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस तरह एनिमल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कौन सा एनिमल प्रोडक्ट होगा, जितने भी एनिमल हैं आप उसका मीट खा सकते हैं, ठीक है, उससे भी प्रोटीन मिलेगा। साथ ही साथ आपको एग से प्रोटीन मिल जाएंगे, मिल्क से प्रोटीन मिल जाएंगे, चीज़ से मिल जाएंगे, है ना, इन सब से क्या मिलेगा, हाई अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा, पनीर से प्रोटीन मिलेगा, इन सब से प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा हाई अमाउंट में प्रोटीनियस डाइट का सेवन करते रहना चाहिए। हाई अमाउंट में प्रोटीन खाने से क्या होता है, अच्छा मतलब मोस्टली प्रोटीन खाने से क्या होता है, कैराटीन हमारी बॉडी में ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से हेयर, नेल और आउटर स्किन फॉर्म होती है। समझ में बात, हमारी बॉडी में जो आउटर स्किन है, बाहर की जो स्किन है, ये बोलते हैं ना, ज़्यादा निखार आ गया, काफ़ी साफ़ सुथरा गोरा गोरा दिखाई दे रहा है बंदा, या फिर काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग है स्किन, वो किसकी वजह से है, प्रोटीन की वजह से। इसलिए जितना अच्छे से प्रोटीन खाओगे उतने ही ज़्यादा ही आप निखरोगे, ठीक है, ये वाली बात। तो प्रोटीन की बात समझ में आई बात। तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, पी प्लांट से, अभी बताया था, पी प्लांट जितनी भी दाल वाली प्लांट होती हैं उन सब से ले लो, ग्राउंड नट से ले लो, मीट से, एग से, फिश से, मिल्क से, ये सभी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, प्रोटीन सोर्स के लिए, ठीक है। प्रोटीन सोर्स के लिए ये सभी क्या होंगे, विटामिन। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। वो सभी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से, डिजीज़ से
और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो म्यूटेशन हो रहा है उसको रोकने का जो काम करेगा, ठीक है, उन सबको रोकने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को बचाने का काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन्स। क्या बोलेंगे, विटामिन्स। और मिनरल्स, ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, मोस्टली आप कहीं पे नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ट्रिक है ये, कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सभी के अंदर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं मोस्टली, ठीक है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो जितने भी विटामिन हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। विटामिन कितने होते हैं, अप्रॉक्सीमेट जितने भी विटामिन हैं वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, ठीक है। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन उसको बोलते हैं जो फैट में डिजोल्व हो जाए, और वाटर सॉल्युबल विटामिन उसको बोलते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होता है, उसको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। तो 20 तरह के, अप्रॉक्सीमेट 20 तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं, टेबल के फॉर्म में। और हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए है ना। इन देखो जितने भी विटामिन आपको इसमें ये सब याद रखना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो है ना हर जगह पूछा जाता है, जो लोग मेडिकल की तैयारी करेंगे उसमें भी देखने को मिलेगा। जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए का जो सोर्स होता है वो कौन सा होता है, मिल्क होता है, बटर होता है, पपाया होता है, कैरेट होता है, एग योक होता है, फिश होता है, ये सब विटामिन ए का सोर्स है, ठीक है। और ये हमारी आई को और स्किन को हेल्दी रखने का काम करते हैं, ठीक है, विटामिन ए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया इसके अंदर B1 भी होगा, B2 होगा, B3 होंगे और B12 होंगे। इसका जो मेन सोर्स है वो कहाँ से मिलेगा, मिल्क से होगा, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, पी से होगा, एग से होगा, टोमेटो से होगा, इन सब से क्या होगा, बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स आप लोग इस तरह भी खा सकते हो, ठीक है, बीकासूल जो इसका टैबलेट आता है, ठीक है, बीकासूल वो भी बी कॉम्प्लेक्स ही है। विटामिन ए का भी आप लोग अलग से ले सकते हो। आज के टाइम में जो कोरोना चल रहा है चारों तरफ, कोविड-19 के लिए आप, कोविड-19 से बचने के लिए आप क्या ले सकते हो, विटामिन ले सकते हो। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन डी। ये मेरे पॉइंट से 4 इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो आपको मिलेंगे, तो आपकी बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए क्या होगी, स्टार्ट रहेगी हमेशा, ठीक है, मजबूत रहेगी बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात करते हैं। तो B1 क्या करता है, B1, तो आपको ये पूरा टेबल आपका होमवर्क रहेगा, ये पूरे टेबल को भी बनाने के लिए। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि कैसे हम लोग इस टेबल को समझेंगे और कैसे याद रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इस पॉइंट को यहीं पे रखते हैं। अभी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स पे हम लोग बात करेंगे आगे, हर एक विटामिन की हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने भी विटामिन हैं उन सभी विटामिन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से विटामिन हैं और कौन कौन से मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और कोई दिक्कत हो